फ्रेंड्स, आज हम सुहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। सुहान वंश का मूल स्थान था सांबर। सांबर के निकट था सपालदक क्षेत्र, उसको सांबर का मूल स्थान माना जाता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी अहिसत्रपुर, वर्तमान नागौर। और इस वंश का संस्थापक था वासुदेव प्रथम। और हर्षनाथ अभिलेख 1973 में सुहानों की प्रारंभिक राजधानी अनंत प्रदेश को बताया गया है। अनंत प्रदेश जो सीकर के पास का क्षेत्र है उसको बताया गया है। और यहीं पर सुहानों के देवता हर्षनाथ का मंदिर है। सुहानों का देवता हर्षनाथ का मंदिर है। और हमीर काव्य और सृजन चरित्र सुहानों की उत्पत्ति बताते हैं। जन्मभूमि पुष्कर मानते हैं। सुहानों की जन्मभूमि पुष्कर मानते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सुहानों का आरंभिक राज्य दक्षिण में पुष्कर और उत्तर में सीकर तक विस्तृत था। अभी देखते हैं आगे सुहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत देखते हैं। सुहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। विदेशी जाति के समर्थक है कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर वी.ए. स्मिथ। इनके अनुसार सुहान वो विदेशी जाति के थे। वी.ए. स्मिथ। अग्निकुंड। पृथ्वीराज रासो में इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न होना बताया है। अग्निकुंड मतलब एक ऋषि थे, वशिष्ठ मुनि। उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था और उस यज्ञ से सोहान, परमार, सालुक्य व प्रत्यार वंश की उत्पत्ति हुई थी। और इस अग्निकुंड से उत्पन्न में इसमें नयनसी और सूर्यमल मिश्रण भी सहमत है। आगे देखते हैं ब्राह्मण वंश। इतिहासकार एक थे डॉक्टर दशरथ शर्मा व गोपीनाथ शर्मा। ये दोनों इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से बताते हैं। और एक बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा, उसके अनुसार सुहानों की उत्पत्ति भी वत्स ऋषि ब्राह्मण गोत्र से हुई है। अभी आगे देखते हैं सूर्यवंशी। इनको गौरी शंकर ओझा, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सूर्जन चरित्र, ये सभी सुहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। और चंद्रवंशी बताते हैं आबू शिलालेख के अनुसार ये चंद्रवंश थे। आबू शिलालेख के अनुसार। अभी देखते हैं शाकंभरी के सुहानों का इतिहास। वासुदेव ने 551 ईस्वी में सांबर के आसपास सपालदक्ष जो क्षेत्र था उस वहाँ पर सुहान वंश की स्थापना की। वासुदेव को सुहानों को आदि पुरुष कहते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी अहिसत्रपुर यानी नागौर को बनाया था। अभी देखते हैं आगे। देखा स्थापना 551 ईस्वी में, राजधानी अहिसत्रपुर नागौर को बनाया था। अहिसत्रपुर। और निर्माण कार्य इन्होंने क्या निर्माण कार्य करवाया था? शाकंभरी माता का मंदिर। ये सांबर के सुहानों की कुलदेवी हैं। सांबर जयपुर में इनका मंदिर बनवाया था। एक देवयमित तीर्थ स्थल ये भी सांबर जयपुर में। इसका उपनाम है तीर्थों की नानी देवयमित तीर्थ स्थल का। सांबर नगर बसाया जयपुर में और सांबर झील का निर्माण करवाया वो भी जयपुर में। अभी देखते हैं ये शाकंभरी माता का मुख्य मंदिर जो है वो है सहारनपुर यूपी में। शाकंभरी माता का मुख्य मंदिर है वो है सहारनपुर यूपी में है इनका मुख्य मंदिर। शाकंभरी माता का है वो है मुख्य मंदिर है सहारनपुर यूपी में। अभी आगे देखते हैं गुहक प्रथम ने सीकर में रेवासा में सुहानों के कुल देवता हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया था। ये गुहक प्रथम थे वो नागभट्ट सेकंड के सामंत। वे देखते हैं गुहक सेकंड ने अपनी बहन थी कलावती, उनका विवाह करवाया था प्रत्यार शासक थे मीर भोज के साथ। वे आगे देखते चंद्रराज थे। इन्होंने दिल्ली के तोमर वंश के राजा थे। रुद्र की बहन को पराजित करके रुद्र की बहन थी रुद्राणी, जिसका दूसरा नाम था आत्मप्रभा से विवाह किया था। और आत्मप्रभा ने पुष्कर में भगवान महादेव का मंदिर बनाया, जहाँ पर वो पुष्कर झील के किनारे
रोज 1000 दीपक जलाकर महादेव की पूजा करती थी। मतलब आत्मप्रभा थी, वो शिव धर्म की अनुयायी थी, शिव धर्म की अनुयायी थी। अब आगे देखते हैं वाघपति राज प्रथम। वाघपति राज सुवर्णों का प्रथम राजा था जिसने स्वयं को महाराजा की उपाधि दी थी, स्वयं को महाराजा की उपाधि दी थी। और सिंहराज जिसने, ये सुवर्णों का प्रथम राजा था जिसने स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी, महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। विक्रमराज सेकंड नहीं, विग्रराज सेकंड, विग्रराज सेकंड, विग्रराज सेकंड। इसने गुजरात के सोलंकी राजा थे मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम को हराकर गुजरात में हड़ोस नामक स्थान गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। उसके बाद में दुर्लभ राज सेकंड, दुर्लभ राज सेकंड ने स्वयं को दुर्लभ मेरू की उपाधि दी थी। दुर्लभ मेरू का मतलब होता है जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आगे हैं गोविंद राज थर्ड। इसने स्वयं को वैरितपट की उपाधि दी, वैरितपट, वैरितपट मतलब शत्रुओं का नाश, शत्रुओं को नष्ट करने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, स्वयं को वैरितपट की उपाधि दी। आगे हैं पृथ्वीराज प्रथम। इसके मंत्री थे हर्ड, इसके मंत्री थे, पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री थे हर्ड। उन्होंने रेवासा धाम सीकर में जीर्ण माता का मंदिर बनाया। इनके मंत्री थे हर्ड, इन्होंने बनाया था, मंत्री थे हर्ड, हर्ड ने रेवासा धाम सीकर में जीर्ण माता का मंदिर बनवाया। अभी देखते हैं आगे अजयराज। अजयराज शासक बना था 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में शासक बना। ये पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। इनकी रानी का नाम था सोमेलिका, रानी का नाम था सोमेलिका। और इनके पुत्र था अर्णोराज, इनके पुत्र का नाम था अर्णोराज। और इन्होंने अजमेर नगर बसाया, अजमेर नगर बसाया और निर्माण कराया अजयमेरु दुर्ग का, अजयमेरु दुर्ग का, अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। अजमेर दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग क्यों है? क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर है, बीठली पहाड़ी पर। और अजमेर दुर्ग की उपनाम एक तो है गढ़ बीठली, गढ़ बीठली क्योंकि बीठली पहाड़ी पर है। इसको तारागढ़ भी कहते हैं, तारागढ़। इसको राजस्थान का हरदीय भी कहते हैं। राजपूताने की कुंजी कहा था इसने, इसको कर्नल जेम्स टोड ने। और राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसको कहते हैं। अभी देखते हैं आगे। इसने श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे, इसने श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। और कुछ मुद्राओं पर अपनी रानी का नाम भी अंकित है। इस कुछ मुद्राओं पर अपनी रानी का नाम क्या था? सोमलिका, सोमलिका का नाम भी अंकित है। ये राजस्थान की पहली रानी थी जिसके नाम से सिक्के चले। अभी आगे हैं अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में देखते हैं। अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये जो अजयराज थे वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, संन्यासी आश्रम ग्रहण किया और अपने पुत्र अर्णोराज को राज्य सौंपकर पुष्कर चले गए थे, पुष्कर चले गए। अभी आगे देखते हैं अर्णोराज। अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये 1153 से 1155 तक शासक रहे। इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाने के पीछे कारण था क्योंकि इनके समय में तुर्की आक्रमण हुआ था, तुर्की आक्रमण, जिसको अर्णोराज ने इनको पराजित किया था। लेकिन आक्रमण से अजमेर की धरती अपवित्र हो गई थी, अजमेर की धरती अपवित्र हो गई थी। धरती को पवित्र करने के लिए अर्णोराज ने संद्रावती नदी पर बांध बनाकर, संद्रावती नदी पर बांध बनाया और अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। हम देखते हैं आगे। और इस झील के किनारे मुगल सम्राट जहांगीर ने एक उद्यान बनाया जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। अर्णोराज ने स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, स्वयं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी।
महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इनके दरबारी कवि थे देवबोध, एक थे देवबोध, एक थे धर्मघोष, इनके दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं आदिवरा मंदिर। इन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित आदिवरा मंदिर का निर्माण पुष्कर अजमेर में करवाया था। इनके 3 पुत्र थे, एक का नाम था जयदेव या जगदेव, दूसरे थे विग्रहराज सतूर्त या बिसलदेव चौहान, और तीसरे थे सोमेश्वर। इनके 3 पुत्र थे, 3 पुत्र हो गया। और इनकी हत्या की थी जगदेव ने या जयदेव ने। इनके पुत्र थे जयदेव, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं जयदेव या जगदेव 1155 से 1158। जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं, पितृहंता, क्योंकि इन्होंने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। आगे देखते हैं विग्रहराज सतूर्त या बिसलदेव चौहान, 1158 से 1163 तक। ये काल स्वर्ण वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। ये काल स्वर्ण वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। उसको मतलब मोहम्मद गोरी के एक सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित करवा दिया था, संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर। अभी आगे देखते कवि बांधव। इनको कवि बांधव उसके नाम से लोकप्रिय थे क्योंकि विद्वानों को आश्रय देते थे। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इनको कवि बांधव कहते थे। हरि के लिए ये स्वयं द्वारा लिखित नाटक है, इनके द्वारा लिखित नाटक है, स्वयं द्वारा लिखित नाटक है। और विग्रहराज चतुर्थ थे, ये अजमेर के चौहान वंश का प्रतापी शासक थे, जिन्होंने राज्य की सीमा पर सर्वाधिक विस्तार किया था। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं सोमदेव थे, वो विग्रहराज चतुर्थ थे। इनके मतलब विग्रहराज चतुर्थ सोमदेव ये दरबारी कवि थे। इनके दरबारी कवि थे और प्रकांड विद्वान थे, जिसने ललित विग्रह नामक नाटक की रचना की थी। ललित विग्रह नाटक की रचना की थी। सोमदेव ने ललित विग्रह नाटक की रचना की थी। अभी आगे देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक में बनास नदी पर बिसल सागर बांध का निर्माण करवाया था और बिसलपुर झील अजमेर में बिसलपुर झील का निर्माण करवाया था। और महादेव मंदिर टोंक में इन्होंने महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी आगे देखते हैं बिसलदेव चौहान के बाद शासक बने थे अपरंगागे बिसलदेव चौहान के बाद शासक बने थे। उनके बाद शासक बने थे पृथ्वीराज द्वितीय। बिसलदेव चौहान के बाद शासक बने थे अपरंगे के बाद शासक बने थे पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय की कोई संतान नहीं थी, तो उनकी जगह शासक सोमेश्वर को उनको अजमेर का शासक बनाया गया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय सोमेश्वर थे, उनका विवाह हुआ था कर्पूर देवी के साथ उनका विवाह था और उनसे 2 पुत्र हुए थे, एक थे पृथ्वीराज तृतीय और एक थे हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। कहाँ पर? गुजरात में अनिल पाटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके सोमेश्वर, माता थी कर्पूरी देवी। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद केवल 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने थे। इनका जन्म हुआ था 1166 में और 1177 में ये शासक बने थे और इन्होंने 1192 तक शासन किया था। मात्र 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए थे। ये बहुत प्रतापी शासक थे। दिल्ली तक अपने राज्य का विस्तार किया था। अभी देखते हैं आगे संयोगिता कौन थी? ये कनौज के गेड़वाल शासक थे, जयचंद की पुत्री थी।
जिससे पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाए थे और अजमेर लाकर विवाह किया था। अजमेर लाकर विवाह किया था। उपाधि तो दल पुंगल और राय पितारा की उपाधि धारण की थी। दल पंगुल और राय पितारा की उपाधि धारण की। अभी आगे देखते हैं। इनके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। इनकी कुलदेवी थी जीर्ण माता। कुलदेवी थी जीर्ण माता और आराध्य देवी थी सामुंडा माता अजमेर। सामुंडा माता अजमेर। इन्होंने अपने ससुरा भाई था नागार्जुन को भी हराया था। नागार्जुन को भी हराया था। नागार्जुन ससुरा भाई था। गुजरात के चालुक्यों को हराया था। ये इन्होंने दिग्विजय नीति अपनाई थी। दिग्विजय नीति अपनाई थी। अभी आगे देखते हैं। मऊबा रात्रिकालीन युद्ध। मऊबा रात्रिकालीन युद्ध ये हुआ था 1182 में यूपी में। इस युद्ध का कारण क्या था? मऊबा के शासक थे परामी देव। परामी देव मऊबा के शासक थे। इन्होंने पृथ्वीराज के सैनिकों को बंदी बनाया। बंदी बनाए हुए सैनिकों की हत्या कर दी। इस कारण पृथ्वीराज ने मऊबा पर आक्रमण किया और इस युद्ध में मऊबा के शासक थे परामी देव। परामी देव के सेनापति थे आला व उद्दल वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। परामी देव को पराजित करके इन्होंने अपने एक सामंत को वहाँ पर अधिकारी नियुक्त किया था पृथ्वीराज चौहान ने। अभी देखते हैं। ये इनके दो सेनापति थे आला व उद्दल। इसी प्रकार मेवाड़ शासक थे। सेनापति बहुत फेमस हुए हैं। मेवाड़ शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के सेनापति थे गोरा व बादल। वो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक थे राणा मेवाड़ शासक थे उदय सिंह। उनके सेनापति थे जयमल राठौड़ व पन्ना सिसोदिया। जयमल राठौड़ व पन्ना सिसोदिया। मारवाड़ के शासक थे मालदेव। मालदेव के सेनापति थे जेता व कुंभा। और ये मऊबा के शासक थे परामी देव जो भी हमने पढ़ा। उनके सेनापति थे आला व उद्दल। आला व उद्दल। आला व उद्दल। अभी देखते हैं आगे। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल हरियाणा में 1191 में। पृथ्वीराज चौहान विशेष मोहम्मद गोरी जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। आगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ये भी करनाल हरियाणा में 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी ने अजमेर व दिल्ली पर गोरी का शासन स्थापित हो गया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो गोरी के साथ ही भारत आए थे। फिर उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध ये इंडिया हिस्ट्री के पार्ट है। उनको वहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। और पृथ्वीराज तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन किया था संदर्भदायी ने। संदर्भदायी ने अपने ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो वहाँ पर वर्णन किया था। और पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे जयानक थे जनार्दन थे बागेश्वर थे। ओके फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे रणथंभौर के सुहानों के बारे में।